हाँ जी। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। इन दिनों हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास में चर्चा करेंगे आज हम क्लास नंबर 4 पर। और क्लास नंबर 4 होगी साहित्य इतिहास क्या है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। और इस संबंध में हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों की, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के विचारों की, डॉक्टर बच्चन सिंह जी के विचारों की। ठीक है ना? तो इन तमाम पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका अभिनंदन, HKB ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी का। हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूरी करे, आपके सपने साकार करे। मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 4, भाग 4। भाग 4 में पढ़ेंगे साहित्य इतिहास क्या है। और किसका साहित्य इतिहास पढ़ रहे हैं हम? हिंदी का। तो सबसे पहले इस संबंध में हम जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार। ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पर हम देखेंगे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का मत। और इसके बाद में फिर हम देखेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का मत। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का मत, गुप्त के विचार। ठीक है ना? तो आइए शुरुआत करें इसकी, और सबसे पहले देखें आचार्य शुक्ल की बात को कि क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल। बड़ी महत्वपूर्ण सी परिभाषा है इनकी, और हर बार प्रश्न आता है इससे कहीं ना कहीं जहां भी ये सिलेबस में है। और क्या है वो परिभाषा, देखें एक बार। बड़ी महत्वपूर्ण है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, याद होनी चाहिए ये आप सबको, जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रस्तावना है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, समझेंगे अभी इसको। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है, तब यह निश्चित है कि चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ, चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक
इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में। हिंदी साहित्य का इतिहास इस किताब में, इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में, जो कि प्रकाशित हुई थी 1929 ईस्वी में। अब एक बार इसके मायने समझ लीजिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं आचार्य शुक्ल। ये यहां तक पूछी जाती है परिभाषा, आप लोग गौर करेंगे इस पर। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब कहना क्या चाहते हैं ये आचार्य शुक्ल? कहना चाहते हैं इस परिभाषा के माध्यम से कि प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है वह निर्भर करता है वहां की जनता की सोच पर, उनकी चित्तवृत्ति पर, उनकी मानसिकता पर, उनकी विचारधारा पर। जैसी उनकी सोच होगी, जैसी उनकी मानसिकता होगी, जिस प्रकार की उनकी विचारधारा होगी, उनकी चित्तवृत्ति होगी, उसी के अनुरूप वहां का साहित्य होता है। पहली बात है ये कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यहाँ संचित प्रतिबिंब से आशय एक की नहीं, दो की नहीं, बल्कि देश की संपूर्ण जनता की चित्तवृत्ति। और तब यह निश्चित है कि चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यानी सोच बदलेगी, विचारधारा बदलेगी, मानसिकता बदलेगी, चित्तवृत्ति बदलेगी, तो साहित्य का स्वरूप भी बदलेगा। यानी प्राचीन काल में हमारी विचारधारा, हमारे पूर्वजों की मानसिकता, चित्तवृत्ति कैसी थी? बहुत अधिक आध्यात्मिक थी। तो उसके अनुरूप आध्यात्मिक साहित्य सृजन हो रहा था, हमें देखने को मिल रहे थे रामायण महाभारत जैसे सीरियल। लेकिन समय के अनुरूप, कालखंड के अनुरूप हमारी चित्तवृत्ति बदली है, तो साहित्य का स्वरूप भी बदला है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि आदि से लेकर अंत तक, यानी शुरुआत से लेकर के आज तक, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए कि चित्तवृत्ति में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, उसको जानते हुए, उसको परखते हुए, साहित्य परंपरा के साथ, यानी साहित्य भी वैसा आया कि नहीं, उसका सामंजस्य दिखाना, उनमें मेल दिखाना कि जैसी चित्तवृत्ति थी वैसा साहित्य आया या नहीं आया, इसका सामंजस्य दिखाते हुए, और क्या करना, उस सामंजस्य को दिखाते हुए इतिहास लिखना, उस वर्णन को लिखना, ये इतिहास कहलाता है साहित्य का। ये आचार्य शुक्ल की बात है, आचार्य शुक्ल का कथन है। और कहाँ कहा इन्होंने? ये कहा है साहब उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दूसरा जो मत है वो है साहित्य इतिहास के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। ये क्या कहते हैं, इनकी बात भी देख लेते हैं। दो कथन हैं इनके। सबसे पहला देखते हैं, पहले कथन में ये क्या कहते हैं। नंबर 1, संसार को समझना दर्शन का काम है। संसार को समझना दर्शन का काम है। उसे बदलना राजनीति का
और उसकी पुनर्रचना, और उसकी पुनर्रचना और उसकी पुनर्रचना साहित्य का काम है। यानी कि पुनर्रचना से यहाँ आशय क्या है? यहाँ आशय है कि जिस प्रकार की मानसिकता है, जिस प्रकार की चित्तवृत्ति है, उसके अनुरूप साहित्य सृजन होना। दूसरा कथन है इसका, कवि का काम, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को, ईश्वर के कामों को न्याय उचित ठहराना है, न्याय उचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को, कवि के कामों को साहित्य की विकास प्रक्रिया में, साहित्य की विकास प्रक्रिया में न्याय उचित दिखा सकना, न्याय उचित दिखा सकना। इस बात को भी समझिए आप क्या कहना चाहते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ये इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये इनकी पुस्तक का नाम है जो 1986 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना? इसमें कहा है, क्या कहते हैं, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, कि भगवान ने संसार जो बनाया है, सृष्टि जो बनाई है, दुनिया जो बनाई है, उसमें कोई खामी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, इस बात को दिखाना, इस बात के बारे में बताना, ये कवि का काम है। और यदि उसमें कोई कमी है तो उसमें सुधार करना, युगानुरूप संशोधन करना। तभी तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है ये बात, यथा स्मय रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते, उनके निबंध का भी नाम है ये, विराम चिन्ह नामक निबंध संग्रह में उन्होंने ये निबंध लिखा और उसमें लिखा है, यथा स्मय रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते, जिस प्रकार उसको उचित लगता है, जिस प्रकार उसको रुचिकर लगता है, उस प्रकार से वह संसार को बदल देता है। या तो ये काम ब्रह्मा जी कर सकते हैं या कवि करता है। और तभी ये उक्ति हम सुनते हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी कुल मिलाकर के रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, दुनिया बनाई है, उसमें कोई खामी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। ये दिखाने का काम भी, ये बताने का काम भी किसका है? रचनाकार का, साहित्यकार का, कवि का। और इतना ही नहीं, अब उस कवि ने कितना सही काम किया है, वास्तव में उसने अवलोकन किया है क्या इस सृजन का, साहित्य सृजन का, इस दुनिया का, इन परिस्थितियों का? तो कवि के बाद में साहित्य के इतिहासकार का काम है, साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को, कवि के काम देखने हैं उसको, साहित्य के इतिहासकार को साहित्य की विकास प्रक्रिया में, जिस प्रकार साहित्य का विकास होता चला है, उस विकास प्रक्रिया में इतिहासकार ये दिखाएगा कि कवि ने न्यायोचित काम किया है या नहीं किया। ये इतिहासकार लिखता है अपने इतिहास ग्रंथ में। तो ये बात थी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की, इनको आप एक एक करके देख लें। सबसे पहली बात हमने पढ़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, उसके बाद में हमने बात, पहले रामचंद्र शुक्ल की इस परिभाषा को देख लें, और उसके बाद में फिर उसके बाद में फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की इस परिभाषा को देखेंगे, ये याद करेंगे हम। उसके बाद में फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की दूसरी परिभाषा को, फिर नेक्स्ट नंबर 3 पर हम देखेंगे, नंबर 3 पर
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं, ये देखना है हमको। ठीक है ना, क्या कहते हैं देखें। इनकी पुस्तक का नाम पता है ना? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है ना। अब इसमें क्या कहते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, वो देखें। नंबर 1 बात ये लिखते हैं, प्रत्येक वस्तु का अपना इतिहास होता है। प्रत्येक वस्तु का अपना इतिहास होता है। यहां तक कि इतिहास का भी अपना इतिहास होता है। प्रत्येक वस्तु का अपना इतिहास होता है, यहां तक कि इतिहास का भी अपना इतिहास होता है। यहां तक कि इतिहास का भी अपना इतिहास होता है, ये कहते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इनकी पुस्तक में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में। दूसरी बात ये क्या लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सामग्री संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, संश्लेषण आदि। अगली बात है नेक्स्ट नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास में सामग्री संकलन, वर्गीकरण, हिंदी साहित्य के इतिहास में सामग्री संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण आदि विभिन्न प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए इतिहास लेखन किया गया है। विभिन्न प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए इतिहास लेखन किया गया है। अब इसमें सामग्री संकलन का कार्य किसने किया, तो वो लिखते हैं सामग्री संकलन किया है 2 ने, गारसा दा तासी, यानी आगे के इतिहास लेखकों के लिए इन्होंने सामग्री प्रदान कर दी, और ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ये कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त, ये करते हैं सामग्री संकलन का काम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के मतानुसार। अब इतिहास में वर्गीकरण का काम किसने किया, ये नंबर 2 पर है।
ये नंबर 1 पर है। फिर नंबर 2 पर क्या है? नंबर 2 पर विश्लेषण का काम। सामग्री संकलन तो कर दी तासी ने और सेंगर ने। विश्लेषण का काम किया है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन यानी इन्होंने सामग्री का विश्लेषण किया है। और मिश्र बंधुओं ने, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने, इन्होंने किया है हिंदी साहित्य के इतिहास में विश्लेषण का काम। और ये वर्गीकरण का, विश्लेषण का नहीं वर्गीकरण का, सॉरी, विश्लेषण का नहीं वर्गीकरण का। विश्लेषण तो आचार्य शुक्ल करेंगे, वर्गीकरण का काम। विभाजन कर दिया ग्रियर्सन ने, सबसे पहले काल विभाजन की शुरुआत कर दी, 12 कालों में बांट दिया। फिर उनके बाद मिश्र बंधुओं ने उनको 8 में कर दिया। तो ये वर्गीकरण करने का काम जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित कर दिया, तो वर्गीकरण कर देते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम किया है वो किया है इतिहास लेखन में विश्लेषण का। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने विश्लेषण का काम किया है। विश्लेषण किसने किया हिंदी साहित्य के इतिहास में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो ये गणपति चंद्रगुप्त की खुद की मान्यताएं हैं, वो इसको इस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। अब अगली बात, वो आचार्य शुक्ल के बारे में जो लिखते हैं वो लिखते हैं कि तासी से लेकर अब तक, तासी से लेकर अब तक इतिहास लेखन की परंपरा में, कौन से इतिहास लेखन की परंपरा में? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में, इतिहास लेखन की परंपरा में तासी से लेकर अब तक इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कार्य, बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कार्य वह मध्यवर्ती प्रकाश स्तंभ है, वह मध्यवर्ती प्रकाश स्तंभ है जिसके, वह मध्यवर्ती प्रकाश स्तंभ है जिसके समक्ष पूर्ववर, जिसके समक्ष पूर्ववर्ती सभी प्रयास, आभा शून्य प्रतीत होते हैं। पूर्ववर्ती सभी प्रयास आभा शून्य प्रतीत होते हैं। देखो कितनी बड़ी बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए लिख दी है। किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने। तासी से लेकर अब तक इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कार्य वह मध्यवर्ती प्रकाश स्तंभ है जिसके समक्ष पूर्ववर्ती सभी प्रयास आभा शून्य प्रतीत होते हैं, तो सभी परवर्ती प्रयास उसके आलोक से आलोकित हैं। ये बात आगे बढ़ानी है यहां से। नेक्स्ट, इसको इस जगह पर कट करना है, इस जगह पर आगे बढ़ाना है। तो सभी परवर्ती प्रयास, यह आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो योगदान है उसको लेकर के कही गई बात है। सभी परवर्ती प्रयास उसके आलोक से
उसके आलोक से आलोकित हैं, उसके आलोक से आलोकित हैं। यहां आकर के ये बात पूरी होती है। एक बार पुनः देख लें इस कथन को कि तासी से लेकर अब तक इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कार्य वह मध्यवर्ती प्रकाश स्तंभ है, जिसके समक्ष पूर्ववर्ती सभी प्रयास आवाशून्य प्रतीत होते हैं, तो सभी परवर्ती प्रयास उसके आलोक से आलोकित हैं। अब इसके बाद में अगली बात इनके बारे में, चौथा कथन, चौथा ही है ना, 3 के बाद 4, चौथा कथन, मैंने अपने इतिहास ग्रंथ में विकासवादी सिद्धांत को अपनाया है। मैंने अपने इतिहास ग्रंथ में विकासवादी सिद्धांत को अपनाया है, यानी साहित्य का विकास, आगे लिखते हैं इसी में, साहित्य का विकास मुख्यतः 3 रूपों में होता है। मुख्यतः 3 रूपों में होता है। नंबर 1, साहित्यकारों का विकास, साहित्यकारों का विकास। साहित्यकारों का विकास। नंबर 2, साहित्य की आंतरिक प्रवृत्तियों का विकास, साहित्य की आंतरिक प्रवृत्तियों का विकास, साहित्य की आंतरिक प्रवृत्तियों का विकास, और साहित्य के गुणों का विकास। नंबर 3 पर साहित्य के गुणों का विकास, गुणों का विकास। इस प्रकार से ये 3 बातें बताई हैं किन्होंने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास लेखन में। अब इसी तरह से इनकी ही भांति बच्चन सिंह लिखते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं? न तो आचार्य शुक्ल को लेकर कोई इतिहास ग्रंथ लिखा जा सकता है, और ने उन्हें छोड़कर ये बात कही है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। उनकी पुस्तक इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 1996 ईस्वी। ठीक है ना?
तो एक बार पुनः देखो इन सभी को, क्या पढ़ा हमने अभी अभी में। सबसे पहले ये आपकी अपनी HKB एप्लीकेशन का आपको स्मरण, उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में भाग 4 यानी कक्षा नंबर 4 पढ़ रहे हैं। और कक्षा नंबर 4 क्या, बल्कि ये कहें ये तो इतिहास की तो पहली कक्षा है। इससे पूर्व की 3 कक्षाओं में परिचय था, आपने देखा होगा खूब, पाठ्यक्रम का परिचय था, 9 से 12 की किताबों का परिचय था, इतिहास का परिचय था। पहली कक्षा है इतिहास की और हेडिंग है उसकी क्या, कि साहित्य का इतिहास क्या है। साहित्य का इतिहास क्या है, इसके अंतर्गत 2 बातें आती हैं। एक बात तो आती है साहित्य क्या है, तो इसको हम काव्यशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, काव्य के लक्षण टॉपिक में। यहां पर केवल हमें यह देखना है कि साहित्य इतिहास के संबंध में इतिहासकारों का मत क्या है, और उनमें सबसे बड़ा मत है आचार्य शुक्ल का। सबसे बड़ा मत किसका है, आचार्य शुक्ल का। और इसी बात को विस्तार दे रहे हैं अन्य इतिहासकार भी। आचार्य शुक्ल ही प्रमुख हैं इस पूरे टॉपिक के दौरान। ठीक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार नंबर 1 पर पढ़ने हैं, नंबर 2 पर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के, नंबर 3 पर गणपति चंद्र गुप्त के। उनके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा है बच्चन सिंह को। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास की परिभाषा बताई, ये देखा। उसके बाद में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो कहा साहित्य के संबंध में वो पढ़ा। उसके बाद में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कवि और साहित्य के इतिहासकार के जो काम बताए वो देखे। और उसके बाद में लास्ट में हम आए थे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की तरफ, जिन्होंने वैज्ञानिक इतिहास में विकासवादी सिद्धांत से इतिहास लेखन किया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बातें कही हैं। ये उन्होंने वर्गीकरण किया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सामग्री संकलन किसने किया, वर्गीकरण किसने किया और विश्लेषण किसने किया। ठीक है, उसके बाद में हम आए थे, इन सब को पढ़ने के बाद उनके 2 कथन हैं उन पर। तो एक तो उन्होंने विकासवादी सिद्धांत को अपनाया है, ये बात थी, और एक था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में उनका कथन। इन दोनों को पढ़ने के बाद अंत किया है हमने इस टॉपिक का और बच्चन सिंह की बात को लेकर के। और आपको शुरुआत में अभी अभी जो दिखाया वो भी कह दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि अब थोड़ा सा समय हो गया, नहीं एक जमाना था जब शुक्ल के इतिहास से ही हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्न बना करते थे। अब तो इनके अलावा बहुत सारी जगहों से प्रश्न बनते हैं, लेकिन फिर भी इनके योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आप साहित्य इतिहास के संबंध में सामान्य सी जानकारी को समझते हुए पढ़ना। कोई बात यदि आपके समझ में नहीं आती है, कई बार ऐसा होता है कि हमने लिख तो लिया इसको, लेकिन सर ये समझ में नहीं आई है, तो कोई बात ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो तो आप व्यक्तिगत रूप से इन नंबर्स पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। और बाकी आप लोग, शुरुआत हो चुकी है हिंदी साहित्य के इतिहास की, पहली कक्षा है ये, इसको समझते हुए आगे बढ़ना, ठीक है ना। और कोई भी परेशानी आपको लगे किसी भी शब्द में, किसी परिभाषा में, किसी विद्वान की बात में, तो उसको डिस्कस करना, मैं आपके साथ हूं। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। अगली क्लास में, क्लास नंबर 5 में आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां हम पढ़ेंगे हिंदी से आशय, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, हिंदी का विकास, हिंदी साहित्य इतिहास में हिंदी से क्या आशय है, और मानक हिंदी या राजभाषा जो है या राष्ट्रभाषा जो शब्द है वहां पर हिंदी से क्या आशय है। इनको पढ़ेंगे हम क्लास नंबर 5 में। तो अभी 4 नंबर में इतना ही। पढ़िए, आप मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ। HKB एप्लीकेशन के प्रयास आपके साथ हैं, इसे प्रचारित प्रसारित करिए। आपका लाड दुलार प्यार स्नेह आशीर्वाद इस एप्लीकेशन को प्रदान कीजिए। हिंदी के अच्छे विद्यार्थियों को इस एप्लीकेशन से जोड़िए, जिससे सबका मंगल हो और सबके मंगल में हमारा मंगल है। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे, आपके सपने साकार करे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय।